हेलो दोस्तों। मैं राहुल सिंह आपकी सोशल साइंस फैकल्टी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, हमने चैप्टर तो स्टार्ट कर ही दिया है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म भी हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी ऑन द वे है, बहुत ही जल्दी खत्म होने जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव भी धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज़्यादा है मैट्रिक के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में 48 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 8 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। तो उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ाने में, या मतलब कि आपको बढ़िया मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे करके आपके सामने ऑब्जेक्टिव भी लेकर आया जाए। ये ऑब्जेक्टिव आपको ना बाजार में पढ़ने को मिलेगा, ना कहीं में आप बाजार से लेके पढ़ सकते हो। बाकायदे आप 20 25 30 क्वेश्चन जो भी होते हैं वो लोग करवाए रहते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। बट ये जो आप ऑब्जेक्टिव आज जो देखोगे, वो पूरी तरह से क्या होगा, मेरा अपना मेहनत होगा, और मैंने पूरे मतलब चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से उसको समराइज करके, और जितना भी ऑब्जेक्टिव, जितना पॉसिबिलिटीज है, जितना आपके दिमाग में आ सकता है या एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है, वो सब मैंने यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है। ये तो अवेलेबल मतलब कि हार्ड कॉपी तो मिल ही जाती है जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, जो लेकिन आप लोगों के लिए भी हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, जो आज मैं इस वीडियो के नीचे लिंक के नीचे मैं टेलीग्राम चैनल वो कर दूंगा, उसका लिंक सेंड कर दूंगा, वो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ से ये पीडीएफ जो है आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो और अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप। ठीक है। और आगे जाके भी मैं, अगर जब मतलब जब पूरा सारा हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, जब लास्ट समय पे मैं कुछ क्वेश्चंस गेस करूंगा ऑब्जेक्टिव में भी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। ठीक है। तब तक आप इस चीज को मिस मत कीजिएगा, कि आप इस चीज में मत रहिएगा कि जो गेस क्यों है क्वेश्चन है वही आएगा या ऐसा कुछ। हम लोगों को बेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, तो बेस्ट के प्रिपरेशन के लिए ये जरूरी होता है कि आप हर एक चीज को, एक एक चीज को आप क्या कर लो, अपने अंदर समाहित कर लो, जब तक ये आपके एग्जाम के मतलब कि डेट मतलब नजदीक नहीं आ जाते। ठीक है। तब तक हम लोग को पढ़ते रहना है, प्रोसेस के तहत पढ़ते रहना है। तो इसी प्रोसेस में हम लोग का ऑब्जेक्टिव आज से स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव होगा, उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग, आप संस्था का नाम जानते हैं, बिहारीज एकेडमी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमारे पास बैचेस हैं ही। जो ऑनलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, पता है आप लोगों को। और जो ऑफलाइन बच्चे हैं जो हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, तो 8 9 10 सारे सब्जेक्ट्स जो बीएससी और सीबीएसई बोर्ड के लिए, और 11 12 के लिए भी आर्ट्स पढ़ सकते हो आप हमारे पास आके, और इंग्लिश हिंदी के भी जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी जो बहुत अच्छा मतलब कि स्कोरिंग पेपर होता है 12 के लिए, उसमें भी आप आ सकते हो, बीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए। ये वीर कुंवर सिंह का फिगर। उसके अलावा जो हम लोग का एड्रेस होगा, ये हमारे आरा में मतलब भोजपुर में, नाला मोड़, सीके रोड। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ श्री लेदर्स का शोरूम है, निर्मला भवन 2nd फ्लोर पे है। तो इस यहाँ पे आप आके ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो हमसे, या हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हो। अब देखते हैं बच्चों, अपना ऑब्जेक्टिव का जो है पहला चैप्टर का, जो हिस्ट्री का 10th बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, वो हिस्ट्री का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने की धीरे धीरे कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा हम लोग का, ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की भावना जो है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस कब से हुआ, ठीक है ना, किस क्रांति से हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति, रशिया रूसी क्रांति, पुनर्जागरण काल से, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हम लोग जानते हैं पुनर्जागरण काल है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पुनर्जागरण काल होता है। तो पुनर्जागरण काल से ही स्टार्ट हुआ है बीजारोपण, ये हम लोग को पता है। ये अब आपको क्या करना है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं बता रहा हूँ, तो इसके साथ साथ आप पढ़ते चलिए। और जब मैं पढ़ा मतलब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, तो 1 से 2 बार आप देख लोगे पूरा। पहले तो आप पहले एक काम करो कि लेक्चर देख लो, लेक्चर देख के आप एक बार किताब पढ़ लो, और किताब पढ़ने के बाद जब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए आओगे, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, इसका आंसर हमने बताया पुनर्जागरण काल से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में। कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत सारा वहां पर ऑप्शन आएगा, 79 भी आएगा, 1779 भी आएगा, 1789 भी आएगा, 1790 भी आएगा, तो ऐसे करके होगा। तो 1789 मैंने इसीलिए ऑप्शन भी दे दिया आपके सामने, ऑप्शन भी मैं रखते जा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन वहां पे ना हो। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे जो बात होगी, अभी हम लोग थोड़ा पेन को दूर ही रखेंगे, बार बार हमें एग्जिट होना पड़ेगा। चल भाई, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे का जो, आगे की जो बात होगी हम लोग की, वो होगी कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में किसके आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान। यूरोप में हम लोग पता है कि जो पहला अपना चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में किसके आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक ही मात्र आदमी थे जो कि इन्होंने विजय अभियान चलाया था, हम लोग को पता है, नेपोलियन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नेपोलियन का विजय अभियान।
किस क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया? किस क्रांति? कि भाई सबके लिए साधारण हो गया क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति अपनी, ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति। वियना सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन हुआ भाई 1815 ईस्वी में, जहां से मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। अब देखिए वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो किसने की थी? हम लोग को पता है, मेटरनिख ने की थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रूस का चांसलर, फ्रांस का चांसलर, इटली का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो ऑस्ट्रिया का था कौन? मेटरनिख, और मेटरनिख का ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब आगे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है अपना 8 नंबर क्वेश्चन की, वर्तमान में वियना किस देश की राजधानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम आपके किताब में भी दिया हुआ है कि वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है कौन? वियना। इसलिए मैंने बोला था जब मैं चैप्टर में पढ़ा रहा था कि जो राजधानियां हैं, जो जो भी चीजें, जैसे कि फ्रांस की राजधानी आपको मालूम होनी चाहिए, पेरिस है, ऑस्ट्रिया की हो गई, और भी जितने भी, जर्मनी हो गया, चाहे जो भी आपके चैप्टर में जो भी देश का नाम का जिक्र है, उसका आपका राजधानी आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन 9 नंबर की, किस सम्मेलन ने यूरोप में नेपोलियन युग का अंत तथा मेटरनिख युग की शुरुआत की? वियना सम्मेलन है जिसने की क्या किया? इस युग की शुरुआत की, किसकी? मेटरनिख युग की शुरुआत की वियना सम्मेलन, जो कि 1815 में अभी मैंने बताया कि वियना व्यवस्था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व व्यवस्था स्थापित करने किस राजवंश को पुनः स्थापित किया गया? वियना व्यवस्था के पश्चात कौन सा जो राजवंश है फिर से स्थापित हो गया? कहाँ पे भाई? पूरे मतलब कि यूरोप में, वो है बुर्बोन वंश, ठीक है, फ्रांस में। अब वियना व्यवस्था पश्चात फ्रांस का राजा कौन बना? वियना व्यवस्था के पश्चात फ्रांस का राजा कौन बना भाई? तो लुई, कौन? लुई क्या नाम है? लुई 14वां होना चाहिए, लुई 17वां, ओके, देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जुलाई 1830 की ईस्वी की क्रांति कहाँ हुई? तो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति ऑब्वियस बात है फ्रांस से जुड़ा हुआ है, तो फ्रांस में ही हुई। जुलाई 18 ईस्वी क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो चार्ल्स टेन के, ठीक है, चार्ल्स टेन के शासनकाल में क्या हुई? जुलाई 1830 की क्रांति। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि फ्रांस में बुरो वंश का अंत किस क्रांति से हुआ? बुरो वंश जो समाप्त हुआ मेटरनिख युग के बाद, जो बुरो वंश आया था, उसकी समाप्ति किस इससे हुई, किस क्रांति से हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन 1815 की जून क्रांति, दूसरा है जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1848 की क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो जुलाई 1830 की क्रांति के द्वारा क्या हुआ? बुरो वंश की समाप्ति हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस वंश को गद्दी सौंपी गई? किस वंश को गद्दी सौंपी गई? तो मौर्य वंश, या कैथोलिक वंश, या आर्लियंस वंश, या कैथर वंश। मैंने अपने से मैं अपने से ही इसको क्या बोलता हूँ, मल्टीपल चॉइस बनाता हूँ, या मतलब ऑप्शंस को मैं अपने आप से ही बनाता हूँ, तो और भी देखते हैं ऑप्शन अब। तो आर्लियंस वंश की स्थापना हुई, किस वंश की गद्दी सौंपी गई? जुलाई 1830 की क्रांति में आर्लियंस वंश आया। कौन से वंश की समाप्ति हुई? मेरे साथ बोलिए, बुरो वंश की समाप्ति हुई और आर्लियंस वंश की क्या हुई? स्थापना हुई। अब अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर, मतलब कि वियना कांग्रेस समाप्त कर दिया? किस क्रांति ने? तो जुलाई 1830 की क्रांति। सन 1848 ईस्वी क्रांति किसके विरुद्ध हुई? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। तो लुई क्या दिया हुआ? लुई 16वां, लुई 17, लुई 18वां दिया हुआ, लुई फिलिप दिया हुआ, लुई शेरपा दिया। तो लुई फिलिप जो है ये 1848 क्रांति के इनके विरुद्ध हुई थी। 1848 की क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी? लुई फिलिप के विरुद्ध। और लुई क्या बोलते हैं, चार्ल्स टेन के खिलाफ कौन सा हुआ था? जुलाई 1830 की क्रांति। याद रखिएगा, बार बार बोलिएगा। सन 1848 ईस्वी क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस में। देखिए जो भी चीजें हैं मैंने इतने अच्छे लेक्चर को पढ़ाया है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव आप रटना चाहते हो तो रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डेली 10-10, 20-20 भी याद करोगे तो अभी से आप आराम से वो कर जाओगे, ठीक है। 40 नंबर आपकी जेब में है। और मेरे तो ऑब्जेक्टिव इतने अच्छे हैं कि मतलब कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप देखिएगा पूरे चैप्टर में ढूंढ लीजिएगा, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, आपसे भी बन सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बना के दिया आपको। आपकी मेहनत बहुत ही कम कर दी मैंने। किसके नेतृत्व में लुई फिलिप के खिलाफ विद्रोह आयोजित हुआ? घियर्स एक नाम के व्यक्ति थे जिनके खिलाफ क्या हुआ? विद्रोह का नेतृत्व हुआ, ठीक है। अब 1848 की क्रांति पश्चात फ्रांस का सम्राट कौन बना? लुई 10 बना भाई, कि लुई हेल बना, कि लुई 11 बना, या लुई नेपोलियन बना? तो लुई नेपोलियन करके, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, लुई नेपोलियन करके एक आदमी थे, इसलिए कंफ्यूज कर सकता है कि 1847 क्रांति के पश्चात फ्रांस का सम्राट कौन? अब भाई कब हो गया कि फ्रांस में कब 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया जाए? फ्रांस में कब आया ये चीज? फ्रांस में आया है 1848 की क्रांति के बाद में, तो 1848 में। अब इटली जब विजय प्राप्त हो गई तो नेपोलियन ने इसे कितने गणराज्यों में गठित किया? क्योंकि इटली का हम लोग जानते हैं, इटली का एकीकरण जब हो रहा था तो नेपोलियन ने शुरू में योगदान दिया था, तो उन्होंने क्या किया था? 3 राज्यों में क्या कर दिया था? इसको गठित कर दिया। इसका नाम ही मैंने लिख दिया है, सेस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन
और ट्रांसजेंडर, और लास्ट में मैंने ऑप्शन दे दिए ये सभी। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अब नेपोलियन का पतन कब हुआ? नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में, हम लोग पता है वाटरलू का युद्ध, याद रखिएगा वाटरलू का युद्ध, जहां पे कि नेपोलियन का पतन होता है। कार्बोनारी क्या था? कार्बोनारी एक क्या था भाई? राजनीतिक दल था, या एक दबाव समूह था, या एक गुप्त दल था, या इनमें से कोई नहीं? गुप्त दल था। जब आप किताब पढ़ोगे, जब आप लेक्चर देख किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक गुप्त दल था कार्बोनारी। अब प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेज़नी का संबंध किस दल से था? तो मेज़नी जो थे, ये हम लोग को पता है कि ये बहुत ही मतलब कि जुझारू राष्ट्रवादी नेता, जो कि किससे जुड़े हुए थे? कार्बोनारी से जुड़े हुए थे। इन्होंने दो संस्थाओं का ये भी किया, स्थापना भी की, जिसमें से पहला है कि 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो गैरिबाल्डी ने की, कि मैज़नी ने की, मैटरनिक ने की, हिटलर ने की? तो मैज़नी ने की। ठीक है, इटली का व्याकरण पढ़ोगे तो मैज़नी का योगदान आप पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है आसानी से याद होगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? यंग यूरोप नामक संस्था की गठन किसने की भाई? मैज़नी ने की। कब की? 1834 में, याद रखिएगा। क्रीमिया युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रीमिया युद्ध कब हुआ? 1853-54 में हुआ। गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी के बारे में आते हैं, जो कि इटली में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? एक क्या थे भाई? एक नाविक थे। मैंने ऑप्शन दिया है, एक नेता का, एक यौनिक का, एक मतलब सैनिक का, एक किसान का, एक नाविक का। तो यहाँ पे क्या होगा? एक नाविक थे। दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण में किसने अहम भूमिका निभाई? दक्षिणी इटली के दक्षिण भाग को एकीकरण करने में तो गैरिबाल्डी का योगदान हम लोग पढ़ते हैं, तो गैरिबाल्डी का ही यहाँ पे आंसर होगा। दक्षिण इटली की सत्ता किसने संभाली भाई? तो दक्षिण इटली की सत्ता किसने संभाली? एमेनुअल ने। ठीक है, उसके बाद लाला लाजपत राय ने किस क्रांतिकारी पर जीवनी लिखी? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी से बहुत ही प्रभावित थे भारत के लोग, और लाला लाजपत राय खास करके, उन्होंने एक किताब ही लिख दी इनके ऊपर। तो इनका नाम क्या था भाई? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी के ऊपर लाला लाजपत राय ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि किसने रखी। इटली का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? कब हुआ भाई? 1869 में, 70 में, 71 में, या 72 में? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही उलझाने वाला क्वेश्चन है। तो 1871 ईस्वी में इसका आंसर होगा। 1871 ईस्वी में क्या हुआ? इटली का पूर्ण एकीकरण हुआ। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। इतने में तो 30-32 क्वेश्चन होते हैं तो पानी पानी हो जाते हैं, मतलब जो भी किताब आपको बाजार में मिलेंगे। लेकिन हमने देखिए कितना क्वेश्चन बनाया, आप देखते जाइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं लगेगा फालतू टाइप से है, या मतलब ऐसा बोरिंग टाइप से है। सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। कि उत्तरी जर्मनी में किस संप्रदाय का प्रभुत्व था? कैथोलिक का, प्रोटेस्टेंट का, दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं? तो भाई उत्तरी जर्मनी में कौन थे? कैथोलिक थे। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तो उसको बताया कि जर्मनी की जो समस्या थी यही थी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या करते थे? अपने आप प्रभुत्व को जमाना चाहते थे। तो कैथोलिक जो थे उत्तरी जर्मनी थे, और दक्षिणी जर्मनी में कौन था? दक्षिणी जर्मनी हमने ऑलरेडी बता दिया, प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है, अब देखते हैं डायट क्या था। डायट था कैथोलिक का प्रतिनिधि सभा। डायट क्या था? कैथोलिकों का प्रतिनिधि सभा। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण किसने की? जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन का विजय अभियान हर जगह चल रहा था, इटली में भी था और जर्मनी में भी था। तो जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण किसने किया भाई? नेपोलियन ने किया है। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया है? राइन राज्य संघ का निर्माण भी नेपोलियन ने किया था। जब जर्मनी का एकीकरण कर रहे थे तो उन्होंने राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। ये याद रखिएगा, ये मैंने बताया भी है, आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की स्थापना किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की स्थापना भैया हीगल। हीगल जो विद्वान थे, मतलब बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे, उन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की स्थापना की थी। कौन चांसलर हीगल के विचारों से काफी प्रभावित था? कौन चांसलर हीगल के विचारों से प्रभावित था? तो ऑप्शन है अंडर्ट, बिस्मार्क, नेपोलियन, या ग्रे। तो बिस्मार्क नाम के जो व्यक्ति थे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे किससे भाई? हीगल के विचारों से। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। ठीक है, जर्मनी, जर्मनी में प्रशा। अफगानिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, प्रशा मैंने दिया है ऑप्शन, तो प्रशा का है। ब्रूसेनसेफ्ट क्या था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि ब्रूसेनसेफ्ट क्या था? नेताओं की सभा थी, या शिक्षकों की सभा थी, विद्यार्थियों की सभा थी, या शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की सभा थी? याद रखिएगा, देखिए मेरा ऑप्शन कितना अच्छा है, मतलब कि घबराने वाला अगर कोई पढ़ा नहीं है तो कोई बना नहीं सकता है। तो देखिए शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की सभा थी कौन? ब्रूसेनसेफ्ट। अब अगला क्वेश्चन है अपना 44 नंबर कि जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन विश्वविद्यालय था? वियना विश्वविद्यालय, येना विश्वविद्यालय, प्रशा विश्वविद्यालय, या शेन विश्वविद्यालय? तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बनाने में कितना दिमाग लगता होगा, और ये मेहनत मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, अपने तो कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कब का मैट्रिक पास कर चुका हूँ, और जब मैं पढ़ रहा था तो इतना ऑब्जेक्टिव मुझे मिला भी नहीं था। और आज जो ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूँ आपके लिए क्या होने वाला है? बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो इस ऑब्जेक्टिव को आप, इस ऑब्जेक्टिव के सेशन को कम से कम अगर आप देख रहे हो, देखोगे तो आप इसको क्या करो, आगे शेयर करो, बच्चों में शेयर करो, अपने क्लासरूम्स में, और जो भी बच्चे हैं जो मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। और मैं टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक बता रहा हूँ वहां पे आप जोड़ने की कोशिश करो उनको, ताकि कम से कम पीडीएफ तो वो उनको प्राप्त हो जाए और वो उससे क्या कर सके, लाभ प्राप्त कर सके और पढ़ाई कर सके। ठीक है,
तो अब आते हैं हम लोग अपना अगले क्वेश्चन पे कि कार्लसबाद का आदेश दमनकारी कानून किसके द्वारा चलाया गया? बिस्मार्क की, नेपोलियन की, मेटरनिक या मार्क्स? मेटरनिक द्वारा चलाया गया था कार्लसबाद का आदेश। जब चीजें बिगड़ रही थी तो मेटरनिक ने आदेश दिया था, कार्लसबाद एक आदेश लाया था। सेडॉन की लड़ाई किसके बीच? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो मैं आगे जाके बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी आज भी आप जान लो कि सेडॉन की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन 18 जून, 19 जून, 18 जून या 19 जून, मतलब कि 18 जून 1870, 19 जून 1870, 18 जून 1869 या 19 जून 1871। तो यहाँ पे ऑप्शन जो नंबर सही है वो दो नंबर 19 जून 1870 को सेडॉन की लड़ाई हुई थी। अब सेडॉन की युद्ध किसके किसके बीच हुई? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी सेडॉन का युद्ध, ठीक है। जहां पे कौन जीतेगा? जहां पे प्रसा जीतेगा, फ्रांस हारेगा। एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में कब स्थान पाया? अब मतलब कि यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में क्या बोलते हैं, 1871 ईस्वी में इन्होंने स्थान पाया। अब देखते हैं यूनान किस संप्रदाय का अधीन था। यूनान के साथ कौन सी प्रॉब्लम थी? यूनान के साथ हम लोग पढ़े थे कि एकमात्र प्रॉब्लम थी कि तुर्की का अधिकार था किस पे? यूनान पे। तो तुर्की का अधिकार होगा, संप्रदाय का अधिकार तुर्की का। हितेरिया फिलाई क्या था? हितेरिया फिलाई एक कौन सा? एक राजनीतिक संस्था था, क्रांतिकारी संस्था था या धार्मिक संस्था था, या इनमें से कोई नहीं? तो एक क्रांतिकारी संस्था था। कौन? हितेरिया फिलाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लॉर्ड बायरन कौन थे जिन्होंने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए? अब देख, लॉर्ड बायरन कौन थे? लॉर्ड बायरन भाई इंग्लैंड से थे और इंग्लैंड के एक कवि थे जिन्होंने की जान दे दी थी यूनानियों की स्वतंत्रता के लड़ाई लड़ने में। यूनान विद्रोह किसके विद्रोह नेतृत्व में शुरू हुआ? 52 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो होगा यूनान विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो यूनान विद्रोह जो है अलेक्जेंडर चिपसिलांटी नाम के एक व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू हुआ। कौन सा? यूनान विद्रोह। अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन के 1827 के लंदन सम्मेलन में किन देशों ने यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही का वादा किया? अब भाई यूनान की तरफ से यूनान तो लड़ नहीं रहा था क्योंकि यूनान भाई बहुत ही शांतिप्रिय देश था। तो तुर्की से लड़ने के लिए कौन कौन देश आए थे सामने? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तीनों देश आए थे इनके साथ में लड़ने के लिए, यूनान के साथ में लड़ने के लिए, मतलब कि तुर्की के साथ लड़ने के लिए, यूनान का समर्थन देने के लिए। नावरिनो की खाड़ी कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूरोप में आपको दिखेगा, टर्की के आसपास, ग्रीस के आसपास, ठीक है। तो नावरिनो की खाड़ी कहाँ पे है? ग्रीस में है। और तुर्की के समर्थन में कौन था? तो तुर्की के समर्थन में सिर्फ और सिर्फ एक देश आया था जिसका नाम है मिस्र, ठीक है। मिस्र है, लेकिन मिस्र है होता है, याद रखिएगा। इजिप्ट जो आज आप इंग्लिश के उसमें देखो तो इजिप्ट दिखेगा, मिस्र दिखेगा, ठीक है। यूनान कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ? 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब भाई यूनान से हम लोग पहुंच गए हंगरी में, और हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कोशु तथा फ्रांसिस डिक ने, ठीक है। यूनान में क्या बोला मैंने कि सिर्फ सिलांटी ने किया था, और यहाँ पे क्या है? कोशु तथा फ्रांसिस डिक ने हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किया था। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, ठीक है। हंगरी की राजधानी क्या है भाई? बुडापेस्ट। वहां पे देखा था हमने वियना ऑस्ट्रिया की, और यहाँ पे हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। बाल्कन क्षेत्र में कितने देश हैं? याद रखिएगा, रट लाइएगा कि बाल्कन क्षेत्र में 11 देश हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 11 बहुत शुभ माना जाता है और बालक बहुत ही शुभ होते हैं, तो याद रखिएगा, ऐसे ही याद कर लीजिए ट्रिक से कि बाल्कन क्षेत्र में कितने देश है भाई? 11 देश। अब अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर पहुंच गए हम। हंगरी में सामंती प्रथा कब समाप्त हुई? हंगरी में सामंती प्रथा भाई 47 में, 1847 में, 48 में या 1849 में, 1850 में? 1848 ईस्वी में क्या हुआ है? सामंती प्रथा का अंत हुआ है हंगरी में। भारत में कहां का शासक फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था? भारत में बहुत प्रभावित थे, लेकिन मैसूर का जो शासक था, क्या नाम है उसका? एक ही आदमी है जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, उसका नाम है टीपू सुल्तान। और मैसूर का शासक था वो जो कि भारत में फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने, वहां पे ज्वाइन भी किया था। टीपू सुल्तान है। जैकोबिन क्लब की स्थापना भारत में किसने की? तो टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष कहां लगवाया था? भाई टीपू सुल्तान ने वही मैसूर की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, बहुत ही शुद्ध नहीं लिखा है हमारे एडिटर ने, लेकिन फिर भी श्रीरंगपट्टनम याद रखिएगा कि केरला की उस समय मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मतलब कि मैसूर की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान ने वहीं पे स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगवाया था। 64 नंबर क्वेश्चन के 1821 ईस्वी की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर किस भारतीय देशभक्त को काफी दुख हुआ? अब नेपल्स की क्रांति हुई वहां पे यूरोप में, और वहां पे जब विफलता हाथ लगी नेताओं को या मतलब क्रांतिकारियों को, तो सबसे ज्यादा दुख जो हुआ था राजा राम मोहन राय को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक कर रहे हैं। तो 1823 की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव का भोज किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने यहाँ पे भोज दिया था जब यहाँ पे स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता मिली तब। देखो एक समय नाराज हुए हैं कब? नेपल्स की क्रांति की विफलता पर राजा राम मोहन राय ही नाराज हुए हैं, और जब यहाँ पे सफलता मिली है स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन में, तो राजा राम मोहन राय ही क्या हुए हैं? बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, भोज भी दिए हैं, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुआ भाई?
लुई लुई 4 या लुई 5, लुई 6 या लुई 7 फ्रांसीसी क्रांति, तो लुई 6 के शासनकाल में। अब देखते हैं आगे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो तो मैंने पहले ही बताया है। लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना किसने की? पोलीगनेक ने। लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना पोलीगनेक ने की। 69 नंबर क्वेश्चन है कि चार्ल्स टेन ने अपने शासनकाल में किसे प्रधानमंत्री बनाया? चार्ल्स टेन ने अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री पोलीगनेक को बनाया था, और इन्हीं दोनों की कारस्तानी थी कि क्या होता है, अपना जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स टेन द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने के लिए 4 अध्यादेशों को कब लागू किया गया? ये आपको डेट एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी 1830 की क्रांति होगी। 25 जुलाई 1830 को ये अध्यादेश लाया गया था। किस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया? जुलाई 1830 की क्रांति जो थी, उसी ने क्या किया था? फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था। ठीक है। लुई फिलिप ने अपने 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है अपना, कि लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए कौन सी नीति का अवलंबन किया था? मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, जो है सीधे रट जाएगा। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाया था किसने भाई? लुई फिलिप ने, तभी 1848 की क्रांति हुई थी। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश वर्तमान में किस देश से संबंधित है? इटली में। सिसिली और नेपल्स वहां की दो जगह है, इटली में, बहुत ही खूबसूरत जगह है इटली में। ठीक है, याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, जो मेटरनिक युग में सिसिली था नेपल्स किसे सौंप दिया गया? तो बुरो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को सौंपा गया। लोम्बार्डी, 75 नंबर क्वेश्चन, कि लोम्बार्डी और वेनेशिया किस देश से संबंधित है? लोम्बार्डी और वेनेशिया, जिस तरह से सिसिली और नेपल्स इटली से थे, उसी तरह लोम्बार्डी और वेनेशिया भी इटली से ही संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन कि 76 नंबर, कि मेटरनिक युग में लोम्बार्डी वेनेशिया पर किसका प्रभुत्व कायम हुआ? मेटरनिक युग में ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। कौन? लोम्बार्डी और वेनेशिया, मतलब इटली की जो दो बड़े बड़े देश थे, उस किसको दे दिया गया था भाई? ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। परमा मोडेना और टस्कनी के प्रांत मेटरनिक युग में किस वंश को दिए गए? तो हैब्सबर्ग राजवंश को दिया गया था। ठीक है, अब आगे आते हैं, वर्तमान में इटली की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, इटली की राजधानी रोम है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने भी आपके पहले चैप्टर में जितने भी क्या किए हुए हैं, जितने भी देश का जिक्र हुआ है, उसकी राजधानी आपको जानना जरूरी है। तो इटली की राजधानी रोम, मैंने वैसे भी कर दिया है। किसने रोम को इटली में मिलाया तथा उसे इटली की राजधानी बनाई? विक्टर इमैनुअल थे लास्ट में, जब गैरिबाल्डी चले जाते हैं और काउंट काउर भी नहीं कर पाते हैं, तो भाई कौन आता है? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ही क्या करते हैं? रोम को इटली में मिलाते हैं और इटली को राजधानी बनाते हैं। याद रखिएगा। जर्मनी मध्यकाल 800 ईस्वी के लगभग में किसके नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा? सालरमा करके एक वंश था वहीं पे। हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम, सब बुद्धिजीवी हैं, वो किस देश से संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। याद रखिएगा, हीगेल, कांट, जो भी जितने लोग हैं वो जर्मनी से संबंधित है। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन 82 नंबर, कि मार्च 1848 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट सभा में किस शासक को जर्मन राष्ट्रवाद का नेतृत्व करने को कहा गया? ऐसा कहा गया कि भाई आप नेतृत्व कीजिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने किया नहीं। फ्रेडरिक विलियम को कहा गया था कि आप जर्मन राष्ट्रवाद का नेतृत्व कीजिए। फ्रेडरिक विलियम। किस शासक ने जर्मनी में लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया? तो फ्रेडरिक विलियम ने मानने से इनकार, मैंने बोला कि फ्रेडरिक विलियम को बोला गया था, बट उन्होंने नहीं किया, तो फिर जाके किसके पास गया था? आप देखोगे लेक्चर तो हमने बताया, और चैप्टर पढ़ोगे तो किसको बताया गया था? बिस्मार्क को वहीं पे लेके आया गया था। अब आगे किसने जर्मनी के एकीकरण में रक्त और लौह की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई जर्मनी एकीकरण में? तो भाई बिस्मार्क ने, क्योंकि बिस्मार्क जानता था कि बिना खून खराबे कुछ नहीं होने वाला था, रक्त और लौह की नीति अपनाई। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? कभी कभी मैथ से पूछ देता है क्वेश्चन। तो यूरोप के ये दो जो देश थे, इटली और जर्मनी, वर्तमान में इसी महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुरो वंश की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड या रूस या ऑस्ट्रिया या प्रशा? ठीक है, विरुद्ध किसके विरुद्ध लड़ना था? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ना था। ऑस्ट्रिया ही उस समय था। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था काउंट कावूर ने। किसको? विक्टर इमैनुअल को। याद रखिएगा। यूरोप, अगला क्वेश्चन 89 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑब्वियस सी बात है, यूरोप वासियों के लिए यूनान ही था, जो कि था ज्ञान का भंडार। इसीलिए तो सारे यूरोप वासियों ने क्या किया? उनका समर्थन किया था तुर्की के खिलाफ। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, जर्मनी है, यूनान है, तुर्की है, इंग्लैंड है, बट यहाँ पे यूनान के। अब लास्ट अपना क्वेश्चन शायद है 90 नंबर, यस, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन के बाद आपका खत्म। और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई है, किस देश के साथ हुई है?
यूनान के साथ हुई है, ठीक है। यूनान और टर्की के बीच में जब लड़ाई हुई हुई होगी तो वहां पे क्या हुआ, 1829 ईस्वी में जब हार मान लिया किसने, टर्की ने, तो एड्रियानोपल की संधि हुई। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर का जो हमने, मुझसे जितना हो सकता था, 90 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, 90 क्वेश्चंस में मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। अब इस चीज को आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप कितनी बार अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि बाद में जब मैं टेस्ट लूंगा ऑनलाइन तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव में आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप पूरे मन से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ढंग से, और मेरे हमारे टेलीग्राम चैनल को हम लोग ज्वाइन कीजिए, और खूब खुश रहिए, खूब आनंद लीजिए इस पढ़ाई का। तब तक मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय।